Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the poem number 7 of Beehive, class 9 English book, and the poem is named as On Killing a Tree and it is written by Geet Patel. And this poem is given behind the chapter Reach for the Top. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो ओवरलीफ दिया हुआ है पहले उसको देख लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने ऑब्जर्व किया होगा लोगों को पेड़ काटते हुए आपने देखा होगा। बट कैन दे किल ए ट्री? तो लेकिन क्या वो एक पेड़ को किल कर सकते हैं? यहाँ पे किल से मतलब है कि क्या एक पेड़ को जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्या उस एक पेड़ को जान से मारा जा सकता है। इज इट इजी टू डू सो? क्या ये करना बहुत आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। तो पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं किलिंग ए ट्री के बारे में। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो पोइट यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, यानी किसी भी ट्री को किल करने में यानी जड़ से खत्म करने में बहुत टाइम लगता है। एक बहुत आसान काम नहीं है किसी भी पेड़ को जो है जड़ से उखाड़ देना, या कह सकते हैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना, या किसी पेड़ को जान से मार देना। ठीक है, कट करना तो आसान है लेकिन किल करना बहुत मुश्किल, इसमें बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। जैब जैब यानी सडन रफ ब्लो, केवल एक चाकू का छोटा सा सिंपल सा वार, चाकू कह सकते हैं, नाइफ कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, कुल्हाड़ी। ठीक है, एक चाकू का बहुत सिंपल सा जैब यानी एक सडन जो वार है चाकू का, केवल वही पेड़ को किल नहीं कर सकता। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। आखिरकार जो पेड़ जो है बड़ा हुआ है, धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ यानी द ट्री हैज ग्रोन बाय टेकिंग फूड एंड नरिशमेंट फ्रॉम द अर्थ। ट्री जो है बड़ा हुआ है अर्थ से फूड लेकर, नरिशमेंट लेकर। ठीक है, बड़ा हुआ है धीरे धीरे। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। ठीक है, अर्थ से बाहर निकला है, कंज्यूम करता हुआ अर्थ को अर्थ से बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट यानी द हार्ड आउटर लेयर, एंड एब्जॉर्बिंग का मतलब टू टेक इन। अर्थ की जो अर्थ सरफेस है, जो अपर सरफेस है, आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, इसकी क्रस्ट से नरिशमेंट लेकर वो उस पर फीड करता हुआ बड़ा हुआ है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, एंड ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों तक उसने सनलाइट, एयर एंड वाटर एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, एंड आउट ऑफ हिज लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रस हाइट यानी डिस्कलर्ड बार्क। ये लेप्रस वर्ड जो है, लेप्रस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड लेप्रेसी। लेप्रेसी इज द डिजीज जिसमें जो है स्किन का कलर जो है डिसकलर्ड हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हाइट का मतलब है बार, तो लेप्रस हाइट का मतलब है डिसकलर्ड बार। तो जो पेड़ों की जो डिसकलर्ड बार्क है उससे लीव्स स्प्राउट होती हैं। स्प्राउट यानी टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। ठीक है, तो सालों तक लाइट, सनलाइट, एयर, वाटर एब्जॉर्ब करके ये पेड़ बड़ा हुआ है। ठीक, और इसकी लेप्रस हाइट से यानी इसकी जो डिस्कलर्ड बार्क, जो पेड़ों की जो बार्क होती है वो भी डिस्कलर्ड होती है, कहीं से ब्राउन कलर की होती है, कहीं से डिस्कलर्ड होती है, इसलिए उसको लेप्रस हाइट कहा गया है। तो यहाँ से जो छोटी छोटी लीव्स हैं, नई लीव्स हैं, वो निकलती हैं, राइज होती हैं। तो पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि किसी भी पेड़ को खत्म करने में बहुत समय लगता है, केवल एक नाइफ या एक्स का एक छोटा सा साधारण सा जो वार है वो इसको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि पेड़ बड़ा हुआ है अर्थ को कंज्यूम करते हुए, इसकी क्रस्ट पर फीड करते हुए बड़ा हुआ है, सालों तक सनलाइट, एयर और वाटर को एब्जॉर्ब करते हुए बड़ा हुआ है। ठीक है, और सनलाइट, एयर और वाटर इन सबको एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बार्क से जो लीव्स है, न्यू लीव्स है, वो स्प्राउट होती हैं। तो इसमें इस पूरे पैराग्राफ में आप कह सकते हैं इस पूरी पोयम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। ठीक है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है। तो इसकी हम पोएटिक डिवाइस और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टी और ये टी यहाँ रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। लेप्रस हाइड, ठीक है, इसमें यहाँ पे यूज होता है मेटाफर। ठीक,
और ये देखिए आप, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन। और इसमें पैराग्राफ में कह सकते हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेगा, इसके पैराग्राफ में एक पोएटिक डिवाइस देखने को मिलती है, वो है एन्जेम्बमेंट। क्योंकि जो कोई भी लाइन है वो इस फुल स्टॉप नहीं हो रही है, हर लाइन अगली लाइन में कंटिन्यू हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है एन्जेम्बमेंट। जहां पर जो लाइन है हर अगली लाइन में कंटिन्यू होती है, तो वहां पर होता है एन्जेम्बमेंट। सो हैक एंड चॉप, अब पोइट आगे कहते हैं, सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. So, hack and chop. Hack means cut roughly by striking heavy blows, and chop means to cut into pieces. तो पोइट कह रहे हैं, अब चाकू का सिंपल वार है तो उससे तो पेड़ को किल नहीं किया जा सकता, तो क्या करें, तो आप हैक एंड चॉप करें। हैक माने यानी कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, चाहे कुल्हाड़ी का या एक्स का हैवी ब्लोज करें या चॉप करें उसको कट इनटू पीसेस। बट दिस अलोन वांट टू डू इट, लेकिन हैक एंड चॉप करने से भी अकेले काम बनने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। अब पोइट कह रहे हैं कि जब हम कुल्हाड़ी से या चाकू से पेड़ पर वार करेंगे, ठीक है, तो उसको पेन होगा, इतना एफर्ट जो हम कर रहे हैं उसको काटने के लिए, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे पेड़ को नहीं मारा जा सकता। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, अब जैसे ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह से हमें अब कहीं चोट लग जाए, कहीं हमें कट लग जाए तो ब्लीड होता है, उसी तरह से अगर पेड़ को भी, ट्री को भी अगर काटा जाएगा, कट किया जाएगा, तो वहां पे भी क्या होगा, वो भी ब्लीड करेगा, तो उसकी बार्क जो होगी क्या वो भी करेगा, ब्लीड करेगा, ठीक है। तो ब्लीडिंग बार्क विल हील, अब हम, हमारे जब चोट लग जाती है तो क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है उसके बाद भी हमारी चोट जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो अगर हम पेड़ को भी कट करेंगे, पेड़ को भी काटेंगे, तो जो बार्क है वो ब्लीड करेगी, लेकिन वो भी हील हो जाएगी, ये वुंड भी पेड़ की हील हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और क्या होगा, क्लोज टू द ग्राउंड, लेकिन पेड़ को काटने के बाद भी पेड़ पूरी तरह खत्म नहीं होगा, वहीं क्या होगा, ग्राउंड के बिल्कुल पास से, क्लोज से, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, ट्विग्स यानी स्मॉल थिन ब्रांच ऑन ए ट्री, जो कर्ल्ड यानी मुड़ी हुई जो नई नई पत्तियां निकलती हैं वो कर्ल्ड होती हैं थोड़ी, तो कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स जो है निकलनी शुरू हो जाएंगी ग्राउंड के क्लोज से, यानी रूट के पास से कह सकते हैं आप, या बिल्कुल जमीन के पास से क्या है, ग्रीन ट्विग्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर बोज, मिनिएचर यानी वेरी स्मॉल, एंड बोज यानी मेन ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, which if unchecked will expand again to former size, और वेरी स्मॉल मेन ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो जमीन के पास से तो कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, और जो ब्रांचेस हैं, जो मेन ब्रांचेस है, अगर उनको रोका नहीं गया, अगर उनको काटा नहीं गया, उनको खत्म नहीं किया गया, तो विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, तो धीरे धीरे करके जो है पेड़ जो है अपने पुराने साइज में फिर से आ जाएगा। तो पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चाकू के एक वार से तो काम चलने वाला है नहीं, तो हैक एंड चॉप कर सकते हैं, तो लेकिन इससे भी काम नहीं होगा, जो ब्लीडिंग बार्क है वो फिर से हील हो जाएगी, और जमीन के पास से, अर्थ के बिल्कुल पास से ग्रीन ट्विग्स निकलना शुरू हो जाएंगी, और अगर आपने मिनिएचर बोध यानी मेन ब्रांचेस को, ट्रीज को नहीं रोका, मेन ब्रांचेस ऑफ ए ट्रीज को, तो पेड़ अपने फॉर्मर साइज में, अपने पहले साइज में फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई पोइटिक डिवाइस नहीं है, कोई, ठीक है, कोई राइम, सॉरी, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, क्योंकि फ्री वर्ड्स में लिखी हुई पोयम है, तो हम इसकी पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं। देखिए, ब्लीडिंग बार्क, बी एंड बी, दिस इज रिपीटेड, तो यहाँ हो जाता है एलिट्रेशन। और ब्लीडिंग बार्क, इसमें एक पोइटिक डिवाइस हो रहा है, दैट इज मेटाफर। ऐसे देखिए यहाँ पे डब्लू और ये डब्लू, ये यहाँ रिपीट होते हैं, तो यहाँ भी क्या होता है, एलिट्रेशन। और एनजेम्बमेंट तो है ही, क्योंकि हर लाइन जो है अगली लाइन में रिपीट हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो
वहां पे एंजाइममेंट है। अब पोइट कहते हैं नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, द सोर्स व्हाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। अब पोइट यहाँ पे कहते हैं नो, यानी हैक करने से, चॉप करने से, नाइफ से कट करने से तो बात बनने वाली है नहीं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ मीनिंग ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ। तो पोइट कहते हैं अब चाकू से काट कर तो काम बनने वाला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसका मतलब जो ट्रीज की जो रूट है उसको पूरा आपको पुल करके बाहर निकालना पड़ेगा। कहाँ से? एंकरिंग अर्थ से। अर्थ को एंकर कहा गया है यहाँ पे क्योंकि ट्रीज जो है विद द हेल्प ऑफ द रूट्स, रूट की हेल्प से अर्थ से बिल्कुल सपोर्टिवली अटैच्ड है। ठीक है, तो अर्थ एक तरह से उनको सपोर्ट कर रही है क्योंकि जो उनकी रूट्स हैं, जो पेड़ की रूट्स हैं वो अर्थ से अटैच्ड है, अर्थ से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो पोइट कहते हैं अगर पेड़ को मारना ही है तो आपको उसकी रूट को निकालना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा अर्थ से बाहर। और इसके लिए इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे पेड़ को रस्सी से बांधना पड़ेगा, देन पुल्ड आउट, और फिर उसको रस्सी से बांधकर उसको बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, या स्नैप्ड आउट यानी चॉप्ड आउट करना पड़ेगा। या तो आप उसको खींच लेंगे, पूरा खींच लेंगे, या उसको टुकड़े टुकड़े करके चॉप करके उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और पुल्ड आउट एंटायरली, और रस्सी से बांध के उसको आपको टाई करना पड़ेगा उसको, और उसको पूरा बाहर निकालना पड़ेगा आउट फ्रॉम द अर्थ केव। यहाँ अर्थ केव का मीनिंग क्या है? जब पेड़ हमारा ग्रो होता है धरती में, अर्थ में, तो रूट्स के नीचे यानी पेड़ के नीचे क्या होता है? केव लाइक, आप कह सकते हैं गड्ढा बन जाता है जहाँ पे रूट्स जो है धरती के नीचे फैली हुई होती हैं, तो उसको वो गड्ढा बन जाता है लैंड में या अर्थ में, इसलिए उसको कहा गया है अर्थ केव। तो पोइट कह रहे हैं आपको रूट्स को आपको खींच कर निकालना पड़ेगा, पेड़ को आपको खींच कर निकालना पड़ेगा अर्थ केव से, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, या स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री जो है एक्सपोज हो जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि पेड़ की स्ट्रेंथ आखिर किस में थी। पेड़ की स्ट्रेंथ थी रूट्स में। रूट्स ही है जो पेड़ की असली स्ट्रेंथ है। जब हम पेड़ को बाहर खींच कर निकाल लेंगे तो जो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री यानी जो रूट्स है वो एक्सपोज हो जाएंगी, यानी दिखाई देने लगेगी। द सोर्स व्हाइट एंड वेट, यहाँ पे सोर्स भी कहा गया है रूट के लिए। जो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री है उसका जो सोर्स है, वो जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? व्हाइट है, वेट है, व्हाइट कलर की है, वेट है यानी गीली है क्योंकि उन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया है, एंड द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और वही जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट भी क्या है? रूट ही है, जो हिडन यानी छिपी हुई है सालों तक इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर। तो पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब है कि पोइट कहना चाह रहे हैं कि पेड़ को कट करने से तो काम बनने वाला नहीं है, पेड़ किल नहीं हो सकता, इसलिए रूट्स को ही हमें अर्थ से खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। अब रूट्स को बाहर खींचने के लिए हमें उसको पेड़ को टाई करना पड़ेगा रोप से, तब हम उसको पुल आउट कर सकते हैं एंटायरली, उसको पूरी तरह बाहर निकालना होगा, उसको अर्थ केव से बाहर निकालना होगा, तभी पेड़ की जो स्ट्रेंथ है यानी जो उसकी रूट्स हैं जो व्हाइट हैं एंड वेट हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी, और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट यानी रूट्स जो है जो धरती के अंदर छिपी हुई हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये हम बता चुके हैं आपको, इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। अब आप यहाँ देखिए पुल्ड आउट, ये रिपीट हो रहा है, इससे यहाँ पे होता है रिपीटेशन। और एंजाम्पमेंट है, हर पैराग्राफ में एंजाम्मेंट जरूर मिलेगा। इसी तरह से व्हाइट डब्लू और वेट का ये डब्लू तो यहाँ रिपीट होता है, तो यहाँ भी क्या होता है? एलिट्रेशन। और एनजेम्बमेंट, क्योंकि हर लाइन जो है कंटिन्यू हो रही है विदाउट ए ब्रेक नेक्स्ट लाइन में, इसलिए होता है यहाँ पे एनजेम्बमेंट। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Then the matter का मतलब यहाँ पर tree, and scorching and choking means the drying up of the tree after being uprooted. यानी पेड़ को uproot करने के बाद, पेड़ को उखाड़ने के बाद पेड़ का सूख जाना, that is called scorching and choking. तो पोइट कहते हैं then the matter यानी जो ट्री है
वो सूख जाएगा अप्रूट होने के बाद इन सन एंड एयर, यानी सनलाइट में जब धूप मिलेगी और एयर में वो सूख जाएगा और कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, पेड़ जो है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा यानी टाइट, सख्त हो जाएगा कह सकते हैं, ट्विस्टिंग यानी टू बेंड और टर्न समथिंग इनटू ए पर्टिकुलर शेप, एंड विदरिंग यानी टू कट डाउन और डिस्ट्रॉय। और पेड़ कैसा हो जाएगा, पेड़ के जो ब्रांचेज है वो ट्विस्ट हो जाएंगी, क्योंकि सूख जाएंगी तो वो ट्विस्ट हो जाएंगी, एंड विदरिंग यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, एंड देन इट इज डन, और तब पेड़ को किल करने का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि जो मैटर है, यानी जो ट्री है, जो पेड़ को हमने उखाड़ लिया है, जड़ से उखाड़ लिया है, उसके बाद इसी कंडीशन में वो सनलाइट और जब उसको एयर मिलेगी तो वो ड्राई अप हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा एंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और तब पेड़ को किल करने का काम पूरा हो जाएगा। इस पोयम में एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। आप पेड़ को जो है, ट्री को जो है इविल प्रैक्टिसेस से कंपेयर कर सकते हैं। जो इविल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो सामाजिक बुराइयां हैं हमारे सोसाइटी में, जो सोशल इविल्स हैं, वो भी एक पेड़ की ही भांति हैं। उनको केवल ऊपरी तौर पर कट करने से या थोड़ा ऊपर से कम करने से कोई काम नहीं चलेगा। उन बुराइयों को अगर हमें खत्म करना है तो उनको हमें जड़ से निकालना ही होगा। तो इसके साथ में समरी और देख लेते हैं। ये आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आंसर लिखने में आपको बहुत हेल्पफुल होगी, और ये समरी आपको आपकी पोयम को पूरी अच्छी तरह से समझने में हेल्प भी करेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। द पोइट गीव पटेल सेज दैट ए सिंपल कट ऑफ ए नाइफ कैन नॉट किल द ट्री। जो पोइट है गीव पटेल, वो कहते हैं कि चाकू का एक सिंपल कट जो है पेड़ को किल नहीं कर सकता। द ट्री हैज ग्रोन अप बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स from the soil and by absorbing sunlight, air and water for years. ट्री जो है बड़ा हुआ है कैसे, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके सॉइल से और सनलाइट, एयर, वाटर को एब्जॉर्ब करके, सालों तक एब्जॉर्ब करके पेड़ बड़ा हुआ है। द पोइट सेज द कटिंग एंड चॉपिंग ए ट्री विल नॉट किल द ट्री। पोइट कहते हैं कि केवल कट करने से या चॉप करने से ट्री जो है विल नॉट, ट्री जो है खत्म नहीं किया जा सकता। इट विल ओनली गिव द पेन टू द ट्री। इससे क्या होगा, ट्री को केवल तकलीफ ही होगी। द सैप फ्लोज आउट फ्रॉम द ट्री व्हेन इट इज कट बाय नाइफ और एक्स। ठीक है, जिस तरह से हमारे चोट लग जाती है तो ब्लीड होता है, उसी तरह से अगर हम पेड़ को कट करेंगे तो क्या निकलेगा, उसमें से सैप जो है, एक तरह से ब्लीड जैसे हमारी है ब्लीडिंग होती है, उसी तरह से सैप निकलेगा अगर इसको हम चाकू से या एक्स यानी कुल्हाड़ी से हम इसको काटेंगे। It is similar to that of human beings. Human beings की में भी ऐसा ही होता है। When humans get wounded, they bleed. जब humans को चोट लगती है तो bleeding होती है। The tree will not be killed by chopping because curled, small green twigs and very small branches will rise again. अगर tree will not be cut, ठीक है, trees को जो है केवल चॉप करने से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि curled और स्मॉल ग्रीन ट्विग्स हैं या स्मॉल ब्रांचेज हैं, वो दोबारा से राइज हो जाएंगी, दोबारा से निकल आएंगी, which if unchecked will acquire its former size. जिसको अगर रोका नहीं गया, चेक नहीं किया गया तो पेड़ अपने फॉर्मर साइज में फिर से आ जाएगा। Now the poet suggests the way to kill the tree. अब poet suggest करते हैं एक तरीका पेड़ को खत्म करने के लिए। He says that the tree has to be tied with a rope and to be pulled out completely from the earth. वो कहते हैं कि ट्री को जो है टाई किया जाना चाहिए, ठीक है, विद ए रोप, रोप के साथ, और तब इसको कंप्लीटली अर्थ से बाहर खींच लेना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट। अब पेड़ की स्ट्रेंथ किसमें है, पेड़ की असली स्ट्रेंथ तो उसकी रूट्स में है। द व्हाइट एंड वेट रूट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन पार्ट्स ऑफ द ट्री लाइंग इनसाइड द अर्थ फॉर मेनी ईयर्स। पेड़ की जो रूट्स हैं वो कैसी हैं, व्हाइट हैं। वेट क्यों है, क्योंकि पानी एब्सॉर्ब करती हैं इसलिए वेट है। वो मोस्ट सेंसिटिव और हिडन पार्ट्स है ट्री का, जो धरती के अंदर रहता है मैनी ईयर्स, ठीक है, अर्थ के अंदर रहा है मैनी ईयर्स तक। द ट्री विल डाई ओनली व्हेन इट इज अपरूटेड। पेड़ केवल तभी मर सकता है जब उसको अपरूट कर लिया जाए, यानी अर्थ से उखाड़ लिया जाए। द अपरूटेड ट्री विल ड्राई अप बाय द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन एंड बाय द एयर। जो अपरूटेड ट्री है वो सूख जाएगा स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन से और बाय द एयर। इट विल टर्न ब्राउन, हार्ड, ट्विस्टेड एंड गेट विदर। पेड़ कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा एंड विदर यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फाइनली द ट्री विल डाई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्री जो है फाइनली विल डाई। द पोइट सिंबलाइजेस ट्री
with corruption and all such evil practices that stay in our society for years. यहाँ पोएम का एक सिंबॉलिक मीनिंग है, ट्री को सिंबलाइज किया गया है करप्शन के साथ या और भी इविल प्रैक्टिसेस के साथ, सोशल इविल्स के साथ, जो हमारी सोसाइटी में सालों तक रही हैं या रहती हैं. He conveys the message that evil practices can only be removed if we act on its roots. तो पोइट हमें यहाँ पे अपनी पोएम से एक मैसेज भी देते हैं, वो क्या है कि इविल प्रैक्टिसेस यानी जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, वो तभी रिमूव की जा सकती हैं अगर हम उनकी जड़ पर काम करें. यानी ऊपरी तौर पर अगर हम उन्हें बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करेंगे या केवल काटने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, तो पूरी तरह जड़ से खत्म होने वाली नहीं है. अगर हमें बुराइयों अपनी सोसाइटी से रिमूव करना है तो हमें उसकी जड़ पर काम करना ही होगा. तो आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी, ये पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी. तो आई थिंक ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.